या 1987 व 2013 में सिक्किम प्रदेश में नाथुला पर हुआ खूनी संघर्ष हो, या 2017 में डोकलाम घाटी में, या 2020 में गालवान घाटी में हमारे 20 सैनिकों की शहादत हो, कुछ न कुछ संघर्ष यहाँ होता ही रहता है। इस शायद आप सबको ये न पता हो कि इस सारे संघर्ष के मूल में तिब्बत का उत्थान और पतन है। जब तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश था और तब तक ये सीमा रेखा हमारे और तिब्बत के बीच की मैत्री, सांस्कृतिक और व्यापार वाणिज्य के आदान प्रदान की रेखा थी और भारत की सीमा पर सेना की नाम मात्र ही उपस्थिति काफ़ी समझी जाती थी। परंतु तिब्बत के पतन के पश्चात इतिहास में पहली बार चीन की सीमा भारत और नेपाल तक पहुंच गई और इसके साथ ही हिमालय से पासमा होने की हमारी पुरानी कल्पना ध्वस्त हो गई। इन बदली हुई जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों में भारत कैसे अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे, इसके लिए हमें तिब्बत के उत्थान और पतन के इतिहास को गहराई से समझना होगा, जो इस पुस्तक की विषय वस्तु है। इसकी एक झलक के लिए मैं आपके सामने जब तो किताब होगी है समय की सीमा है, इसलिए मैं आपको बहुत संक्षेप में एक झलक देना चाहता हूँ। शायद आपको आश्चर्य होगा कि निरीह दिखने वाला तिब्बत इतिहास के प्रारंभ में मध्य एशिया का सर्वाधिक शक्तिवाला साम्राज्य हुआ करता था। 7वीं शताब्दी में शक्तिशाली शेन गेम्पो के नेतृत्व में तिब्बतियों ने मध्य एशिया के मंगोलों के साथ मिलकर चीन पर भी चढ़ाई की थी और जब सम्राट चीन का सम्राट ताइसुंग उनका सामना करने में असफल रहा तो उसने सांगेपो से संधि कर ली और अपनी राजकुमारी वांगचेन का विवाह सांगेपो से कर दिया। राजकुमारी वांगचेन ने तिब्बतन सम्राट को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया और उस समय तिब्बत में नेचुरल वर्शिप, जिसे पोन या बोन कहते थे, प्रचलित था। शेन गेम्पो ने भारतीय पंडित पद्मसंभव को आमंत्रित किया, जिन्होंने स्थानीय विश्वासों, परंपराओं और देवताओं को बौद्ध रिचुअल से जोड़ दिया, जिसके बाद बौद्ध धर्म तेजी से पूरे तिब्बत में फैला और वहाँ का राज बंद हो गया। 1259 में कुबलई खान ने तिब्बत की शाक्य मोनेस्ट्री के ग्रैंड लामा फक्पा को अपने राज्याभिषेक के लिए बुलाया, जिसके पश्चात चीनी सम्राट और दलाई लामा के बीच पीस पैटर्न संबंधों की शुरुआत हुई। चीन के ऊपर जब नेपाल या अन्य किसी ओर से संघर्ष होता था तो उसकी सहायता के लिए सम्राट अपनी सेना भेजते थे। 1792 में जब नेपाल की सेना ने तिब्बत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और बौद्ध मॉनेस्ट्री को लूट लिया तो चीन ने अपनी विशाल सेना के साथ नेपाल पर आक्रमण कर दिया। चीनी सेना काठमांडू के निकट वेत्रावती तक पहुंच गई। तब नेपाल और चीन के बीच संधि हुई, जिसके अनुसार नेपाल और तिब्बत दोनों ने चीन को अपना ओवरलॉर्ड स्वीकार किया और लूट की सारी कब्जा की हुई संपत्ति और भूमि लौटा दी गई। और साथ ही साथ नेपाल ने 5 वर्ष में एक बार अपना ट्रिब्यूटरी मिशन चीन में भेजना स्वीकार किया। इसी के बाद धीरे धीरे 18वीं व 19वीं शताब्दी में चीन ने तिब्बत को एक तरह से अपना व्यवहारिक रूप में प्रोटेक्टरेट बना लिया। 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक में जब जनतांत्रिक क्रांति हुई
और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना हुई, तब पहली बार जो चीन ने तिब्बत को अपना भाग घोषित किया। नेशनलिस्ट चाइना के लीडर्स का ये घोषणा थी कि हमारा अंतिम उद्देश्य तिब्बत को मिला लेना है। इनफैक्ट this was the beginning of Chinese claim of sovereignty over Tibet. On the other hand, after the East India Company established its empire in the plains of India after the War of Plassey, they were motivated by the tales of its wealth and prospects of bullion trade. They began to look for direct trade with Tibet. Their efforts ultimately culminated into Lord Curzon's opening of Tibet in 2004-5. China was so weak by this time that it could not help Tibet to defend itself against British and advised it to negotiate a treaty with them. The British were able to negotiate Lhasa Convention, which was signed at Potla Palace on September 7, 1904. It was almost a one-sided convention, and which was severely criticized even by British Parliament. Therefore, and the Whitehall took over charge of the affairs from the Indian government. Then negotiations were started with China, and on 27th April 1906, Britain and China had a treaty, आर्टिकल 2, मैं इसको इसलिए रिफर कर रहा हूँ कि बहुत रेलिवेंट है आज के लिए। In its Article 2, British engaged not to annex the Tibetan territory or to interfere in Tibetan administration, and Chinese were made responsible for the implementation of terms of the convention. Thus, the British admitted China's sovereign rights over Tibet, but no concession concerning Tibet could be made without the previous consent of the British government. The Tibet was thus created into a buffer state between India, Russia and China. Thereafter, negotiations were held with other imperial power in Central Asia, that is Russia and British, which resulted into Anglo-Russian Convention of 1907. In this convention, apart from other things, they agreed to deal with the whole thing through China. Thereafter, taking opportunity of these conventions, China invaded Tibet and virtually took over the western Tibet. Tibetans revolted against this. Armed revolt was and ultimately it resulted into the wiping out of the Chinese from Tibet. And in 1914, Tibet declared it as an independent state. Thereafter, followed this Shimla Convention, where McMahon Line was drawn, and though China, Tibetan and Indian representatives initially, but China refused to rectify it, and it didn't rectify it ever. Thus, till our achieving independence in 1947, the whole situation remained in three states. After that, after 1947, we all know the current history, how our relations developed between the two countries with the China, and it was until China tried to save Tibet, but it was not possible for it to defend it with military, by sending military, and there was a unanimity in all Indian leaders that it is not possible. The
alternate strategy adopted by Indian government was to strengthen its bond with the border states of Bhutan, Sikkim and Nepal. Sikkim was integrated, Bhutan was made it a protectorate, and India made all out effort to have a vibrant democracy instead of oligarchic rule in Nepal, so that the Chinese infiltration or any ideological revolution could be checked. So ultimately, but India failed in all its efforts, and ultimately in 1954, जो नेताओं की असेंबली होती है उसका कुछ अलग ही मजा होता है। जिसके बाद हमने चाइना के को स्वीकार कर लिया कि तिब्बत चाइना का पार्ट। फिर नेपाल followed the suit in 1956, and here is the end of this book, because Tibet had gone to oblivion. It was absorbed by China and became a part of China. उसके जो रिपरकशंस हैं वो आज भी हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। अभी समय नहीं है इसलिए उसकी मैं चर्चा नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं ये जो किताब है ये बेसिकली प्राइमरी सोर्सेस पे है, लेकिन जो इमेंडोज हैं, जो उसके अंदर की इंसाइट है, वो सब तो आपको पुस्तक पर पढ़ने पर ही पढ़ सकेगा। थैंक यू सो मच फॉर जम्पिंग।